दोस्तों, ये सन 2007 का वाकया है जब एक जहाज अंटार्कटिका के आसपास सफर कर रहा था। MV एक्सप्लोरर एक जदीद जहाज था। इस जहाज में कई ऐशो आराम की सहूलियात मौजूद थीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे अलग थलग और सर्द तरीन मकाम है। इस जहाज को खुसूसी तौर पर इस सफर के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि अंटार्कटिका में सफर करने के दौरान जहाज को बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ और खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ना था। ये जहाज इस मुश्किल रास्ते को आसानी से पार करने के लिए बना था, मगर सन 2007 में जो वाकया पेश आया, इसने सबको हैरान कर दिया। सन 2007 में MV एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के आसपास एक सफर पर रवाना था। 23 नवंबर को ये शिप अंटार्कटिका के करीब एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। दरअसल बर्फानी तोदे से टकराने की वजह से इस जहाज के नीचे एक सुराख हो चुका था। जहाज के निचले हिस्से यानी हल में 30 सेंटीमीटर का शगाफ बन गया। रात 2:30 बजे के करीब जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। अमले ने फौरी तौर पर वाटर टाइट डोर्स बंद कर दिए ताकि पानी आगे ना फैल सके। इस पानी से इंजन रूम भी मुतासिर होने लगा, जिससे बिजली का निजाम कमजोर पड़ गया। जब यह जहाज डूब रहा था तो इसमें 154 लोग सवार थे, जिनमें कुछ तालिबे इल्म, उस्ताद, सय्याह और जहाज के अमले के लोग थे। जैसे ही जहाज डूबने लगा तो जहाज के अमले ने फौरन बच्चों को रेस्क्यू करने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने सभी मुसाफिरों को आगाह कर दिया कि जहाज डूब रहा है और उन्हें जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहनकर कश्ती में जाना होगा। ये बहुत ही ज्यादा भयानक और परेशानी का लम्हा था, क्योंकि शिप अंटार्कटिका के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड थी। शिप के अमले ने फौरन इमरजेंसी कॉल भेजी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि शिप का हल टूट चुका था और पानी अंदर आ रहा था। कुछ वक्त तक ये जहाज काफी स्टेबल रहा और इसी दौरान मुसाफिरों को निकालने का काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी सारे शिप शामिल थे। इस शिप में मौजूद मुसाफिरों को कश्तियों पर सवार करके अलहदा-अलहदा मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था, क्योंकि माहौल इंतहाई ठंडा तरीन होने की वजह से लोग कुछ ही देर बाद बेहोश हो सकते थे। एक कुदरती आफत की वजह से ये जहाज डूबा था, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। सब लोग बच गए थे। ये पहला क्रूज शिप था जो अंटार्कटिका में डूबा। इस वाकये की वजह से दुनिया भर में शिप्स के सेफ्टी रेगुलेशंस मजीद सख्त कर दिए गए। दोस्तों, व्हाइट रूम टॉर्चर दुनिया का खतरनाक तरीन तशद्दुद है, जिसमें कैदी के कपड़े, कमरे की दीवारें, यहाँ तक कि खाना भी सफेद रंग का दिया जाता है। कई दिनों तक कैदी को किसी किस्म की कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती और ये चीजें इंसान को जहनी अजियत में मुब्तला कर देती हैं। शुरू में कैदी को बोरियत और उलझन महसूस होती है। कुछ दिनों में दिमाग रंगों और आवाजों के ना मिलने से इंसान सेंसरी डिप्रिवेशन का शिकार हो जाता है। इंसान अपने दिमाग में रंग और आवाजें सुनने और देखने लगता है, यानी हेलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं। उस इंसान की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, वक्त का अंदाजा खत्म हो जाता है। कई बार कैदी पागलपन या जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है। इस टॉर्चर का मकसद जिस्मानी दर्द देना नहीं, बल्कि दिमाग को तोड़ना है, ताकि कैदी जहनी तौर पर हथियार डाल दे और सच उगल दे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि यह तरीका मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने इस्तेमाल किया है। कनाडा का नहानी नेशनल पार्क रिजर्व एक अलग थलग मकाम है जो खूबसूरत लैंडस्केप, वाटरफॉल्स और घने जंगलात के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इस मकाम का एक तारीखी हिस्सा भी है। इस मकाम को वैली ऑफ द हेडलेस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी गैर मुतवक्के और अजीबो गरीब अमवात हुई हैं, जिनमें विक्टिम के सर कटे हुए मिलते हैं। सन 1908 में 2 भाई, जिनके नाम विली और फ्रैंक मोल्ड थे, इन दोनों भाइयों ने इस वैली के पास सोना ढूंढने का एक मिशन शुरू किया था। फिर एक दिन शिकारियों ने दरिया के किनारे उनकी लाशें देखीं, जिनके जिस्म मौजूद थे मगर सर गायब थे। जब काफी दिनों के बाद वो लोग वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। काफी माह बाद उन दोनों भाइयों का मुर्दा जिस्म मिला। इन दोनों के सर उनके जिस्मों से अलग थे। ये काफी खौफनाक क्राइम था। बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी इस मिस्ट्री को हल नहीं किया जा सका। इसके बाद सन 1917 में एक प्रोस्पेक्टर मार्टिन जॉर्गेनसन ने भी नहानी वैली में गोल्ड ढूंढने का मिशन शुरू किया, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ था। ये वाकयात यहीं पर इख्तिताम पजीर नहीं हुए। इसके बाद भी बहुत से एक्सप्लोरर्स के मुर्दा जिस्म ऐसे ही मिले, यानी कि सर कटे। ये अमवात क्यों होती हैं, आज तक इनका कोई सबूत या सुराग नहीं मिल सका।
मकामी डीन कबाइल मानते हैं कि ये वादी बदरूहों और बद्दुआ वाली जगह है। उनके मुताबिक जो भी यहाँ जाता है वापस नहीं आता। कुछ मकामी दास्तानों में रूहानी मुहाफिज या माउंटेन स्पिरिट्स का जिक्र भी मौजूद है जो इस वादी में आने वालों को सजा देते हैं। आज भी इस जगह को पुरस्कार समझा जाता है और हेडलेस वैली के नाम से ये मशहूर है। कई लोग इसे कनाडा की बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। कुछ ने दावा किया है कि रात के वक्त पहाड़ों के अंदर आग के शोले नाचते हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहादुर शख्स वादी में खैमा लगाए और रात को सो जाए तो सुबह उसे अपने खैमे के बाहर कदमों के निशानात मिलते हैं, लेकिन वो निशानात इंसान के नहीं होते। दोस्तों, ये सन 1970 का वाकया है। उस वक्त नासा अपने अपोलो मिशन पर काम कर रहा था। उस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए तकरीबन हर हद पार कर रहे थे, मगर नासा का एक मिशन ऐसा भी था जिसका नाम उसने पहले कभी भी पब्लिश नहीं किया था। इस मिशन का एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम सरकारी तौर पर कहीं भी मौजूद नहीं, वो खला में जाता है तो एक रिकॉर्डिंग करके भेजता है। जब वो रिकॉर्डिंग नासा के पास पहुंचती है तो नासा इसे कभी भी पब्लिक या मीडिया के साथ शेयर नहीं करता। ये ऑडियो सबसे पहले एक ऑडियो जायजाकार के हाथ लगी। ये इंसान डीप स्पेस रेडियो की फ्रीक्वेंसी सुनने का काम करता था। ये वो लोग होते हैं जो सैटेलाइट और स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इस शख्स ने अपनी डिवाइस पर एक अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी पकड़ी जिसमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। पहली मर्तबा सुनने में ये आवाज किसी एस्ट्रोनॉट की लगती है। जब वो आदमी कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जो वाकई में हैरान कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट ऑडियो में ये कह रहा होता है, मैं इस स्पेसशिप में अकेला नहीं हूं, यहां कोई और आइडेंटिटी भी है जो मुझे देख रही है। उसकी आंखें बिल्कुल अलग किस्म की हैं जो एक इंसान की बिल्कुल भी नहीं लगती। इस ऑडियो को सुनने के बाद वाज़े तौर पर इस बात का पता चल रहा था कि इस एस्ट्रोनॉट की सांसें तेज हो रही हैं, जैसे वो घबराहट का शिकार हो रहा हो। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट चिल्लाना शुरू हो जाता है, मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे बुला लो। बाद में एक स्टैटिक साउंड आती है जैसे सिग्नल तोड़ दिया गया हो, और इसके बाद कोई आवाज नहीं आई। बाद में ये ऑडियो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक हिस्सा बन गई। कुछ लोगों का कहना था कि नासा ने सच में एक सीक्रेट मिशन खला में भेजा था जहां कुछ गैर मुतवक्के वाकया जरूर हुआ है। कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट शदीद नफ्सियाती दबाव में था, मगर हैरानी की बात यह है कि नासा ने कभी भी इस ऑडियो को कबूल नहीं किया और न ही कभी इस बात से इनकार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस टाइम पीरियड में एक एस्ट्रोनॉट सच में गायब हुआ था और नासा ने इस शख्स के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि ट्रेनिंग के दौरान इस शख्स के साथ एक हादसा पेश आ गया था। लोगों का कहना है कि हो सकता है ये वही आदमी हो जिसका ऑडियो लीक हुआ था।